from Saraswat International Academy Vapi in collaboration with Vidya Mandir Classes सूरत। और आज हम बात करने वाले हैं एक नए चैप्टर की, which is Kinetic Theory of Gases। Kinetic Theory of Gases जो है वो डील करता है आइडियल गैस के साथ। आइडियल गैस मतलब क्या? तो कॉन्सेप्ट ऑफ आइडियल गैस में हम ये पढ़ पा रहे हैं कि जो गैसेस रियल से थोड़ी सी डिफरेंट हो। रियल गैसेस मतलब जो आप एनवायरनमेंट में देखते हैं, उसको अगर हम आइडियली परसीव करना चाहें, थोड़ा सा उसमें मॉडिफिकेशन करके देखें, तो क्या क्या मॉडिफिकेशन उसमें करने चाहिए। द गैसेस हुज मॉलिक्यूल्स आर पॉइंट मासेस, जिनकी साइज बिल्कुल छोटी हो, एंड डू नॉट अट्रैक्ट ईच अदर, आर कॉल्ड आइडियल और परफेक्ट गैसेस। ऐसे गैस मॉलिक्यूल्स जो बिल्कुल पॉइंट साइज के हों, जिनकी साइज नेग्लिजिबल हो, और दूसरा जो आपस में अट्रैक्शन फोर्स ना दिखाएं, ऐसे गैसेस को बोला जाता है परफेक्ट गैसेस या आइडियल गैसेस। प्रैक्टिकली कोई भी गैस आइडियल नहीं होती, ये हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है जो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। लेकिन जब हम बात करते हैं कि एन एक्चुअल गैस बिहेव्स इन आइडियल गैस मोस्ट क्लोजली एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। अगर आप किसी एक्चुअल गैस को लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे कंटेनर में रखें तो वो आइडियल गैस की तरह बिहेव करती है। इसलिए ये कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे पढ़ पाते हैं। ऐसा नहीं कि कंप्लीटली हाइपोथेटिकल हो जाता है ये, दिस इज क्लोज टू आइडियल बिहेवियर, इसलिए इसको यहाँ पे पढ़ा जाता है। जो गैसेस लिक्विफाई आसानी से नहीं होती उनको क्या कहते हैं? परमानेंट गैसेस, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम। ये ऐसी गैसेस है जो इजीली लिक्विफाइड नहीं की जाती, इसलिए परमानेंट गैसेस कहलाती है। अब इस कॉन्सेप्ट को पढ़ने के लिए एक आइडियल गैस इक्वेशन बनाई गई। वो आइडियल गैस इक्वेशन क्या है? तो ऑलरेडी हम इसको थर्मो में तो पढ़ ही चुके हैं। आपने लिखी थी थर्मो में इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT। वैसे ये जो चैप्टर है ये थर्मोडायनेमिक्स से पहले पढ़ना चाहिए अगर सीक्वेंस की बात करें, समझने की बात करें तो। लेकिन क्योंकि एनसीईआरटी में ये बाद में दे रखा है थर्मो की, इसलिए हम इसको यहाँ पे बाद में ले रहे हैं। तो कॉन्सेप्ट सीधा सा है, PV इक्वल टू nRT इज द आइडियल गैस इक्वेशन। यहाँ पे n क्या है? दिस n इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस, और इसको कैसे डिफाइन करते हैं? दिस n इज इक्वल टू m बाई m नॉट। क्लियर है? ये m क्या है? m इज द मास ऑफ द गैस, टोटल मास ऑफ द गैस आप इसको बोल सकते हैं। और m नॉट क्या है? इसका मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस। केमिस्ट्री में फर्स्ट चैप्टर जब आप मोल कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो आपने मोल्स निकालना सीखा है इसमें। दिस इज द नंबर ऑफ मोल्स, PV इक्वल टू nRT इज द इक्वेशन। तो आप इस इक्वेशन को ऐसा भी लिख सकते हैं, दिस आल्सो PV इज इक्वल टू m बाई m नॉट इनटू RT। ऐसा भी इस इक्वेशन को लिखा जा सकता है। क्लियर है बात? यहाँ ये R क्या है? दिस R इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू कितनी होती है आप सभी जानते हैं, 8.314 जूल पर मोल केल्विन। या इसको अगर कैलोरी में लिखा जाए तो दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2 कैलोरी पर मोल केल्विन, है ना? हमें रिलेशन याद है ना, 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल्स, हमने लिखा था। तो अब ये अप्रोक्सीमेटली 2 कैलोरी के बराबर यहाँ पे लिखा जा सकता है। क्लियर? तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ आइडियल गैस, या आइडियल गैस इक्वेशन PV इक्वल टू nRT, और ये बहुत सारी जगह यहाँ पे हम यूज करने वाले हैं। अब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की बात करते हैं कि ये कब किस कंडीशन में पढ़ी जा सकती हैं, इसके लिए क्या क्या अजम्पशंस हमने यहाँ पे लिए हैं। तो ये जो थ्योरी है ये इन अजम्पशंस पे बेस्ड है, इनको मैं लिस्टेड यहाँ पे किया हूँ। देखिए क्या क्या अजम्पशंस यहाँ पे हैं। अजम्पशन पहला ये कि एक गैस जो है वो कंसिस्ट ऑफ वेरी लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। दीज मॉलिक्यूल्स आर आइडेंटिकल, परफेक्टली इलास्टिक एंड हार्ड स्फीयर्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अजम्पशंस हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं। पहली बात तो ये कि आइडेंटिकल होता है हर एक मॉलिक्यूल, परफेक्टली इलास्टिक होते हैं मतलब कोलिजन पे कोई भी एनर्जी लॉस नहीं होती, और ये सारे हार्ड स्फीयर्स होते हैं, ठीक है? स्फेरिकल शेप आप इसमें लेके चलनी है। They are so small that the volume of the molecules is negligible as compared to the volume of the gas. जो आपने कंटेनर भरा है उस कंटेनर में हर जगह गैस भरी होगी, क्योंकि गैस पूरा कंटेनर का वॉल्यूम ले लेती है। लेकिन अगर उसमें एक्चुअली इन पार्टिकल्स का वॉल्यूम देखा जाए तो वो बहुत नेग्लिजिबल होगा कंपेयर टू दिस कंटेनर वॉल्यूम।
ठीक है, ये बात यहाँ पे देखी जाती है। दूसरी बात, मॉलिक्यूल्स डू नॉट हैव एनी प्रिफर्ड डायरेक्शन ऑफ मोशन, मोशन इज कंप्लीटली रैंडम। हर मॉलिक्यूल किसी भी रैंडम डायरेक्शन में मूव कर सकता है, यहाँ पे कोई प्रिफर्ड डायरेक्शंस नहीं होती। पर ये मोशन कैसा होता है? तो दीज मॉलिक्यूल्स ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइंस एंड इन फ्री मोशन मोस्ट ऑफ द टाइम। हमेशा कैसे मोशन में रहेंगे? स्ट्रेट लाइन मोशन में रहेंगे। एंड द टाइम ऑफ द कोलिजन बिटवीन एनी टू मॉलिक्यूल्स इज वेरी स्मॉल। अगर चलते चलते ये दो मॉलिक्यूल्स आपस में टकरा भी गए तो टकराने के तुरंत बाद, क्योंकि ये सब इलास्टिक हैं, तो कोलिजन इलास्टिक कोलिजन होगा। इलास्टिक कोलिजन में ये तुरंत ही वापस अपनी अपनी डायरेक्शन में लौट जाएंगे। बहुत कम टाइम के लिए आपस में कांटेक्ट में रहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज द कोलिजन बिटवीन मॉलिक्यूल्स एंड द वॉल ऑफ कंटेनर इज परफेक्टली इलास्टिक। जब ये वॉल से टकराते हैं तो ये भी परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होता है। इट मींस काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड इन ईच कोलिजन, कोई एनर्जी का लॉस वहां पे नहीं है। The path traveled by a molecule between two collision is called free path। ठीक है, मान लीजिए यहाँ से यहाँ ये चला और इस मॉलिक्यूल से टकराया, टकराने के बाद इस तरफ लौटा और यहाँ पे फिर से किसी और मॉलिक्यूल से टकरा गया, तो इन दो कॉलिजन्स के बीच का जो पाथ है उसे कहते हैं फ्री पाथ। और ऐसा एक मॉलिक्यूल के लिए अगर अपन फ्री पाथ देखें कि इसने कितने कॉलिजन की है, इस कॉलिजन के बाद ये कितना पाथ चल चुका है फाइनली, इन सबका अगर मीन देखा जाए तो बोलेंगे the mean of this distance traveled by a molecule is called mean free path। क्लियर है? तो दो collisions के बीच की डिस्टेंस को बोलेंगे अपन मीन को मीन फ्री पाथ। The motion of molecules is governed by Newton's laws of motion। हम जो काइनेटिक एनर्जी के या collision के जो इक्वेशंस थे वो यहाँ पे हम यूज कर पाएंगे। And the effect of gravity on the motion of molecules is negligible। इसका मतलब ये कि अगर कंटेनर में ये गैसेस भरी हुई हैं तो गैस मॉलिक्यूल्स पे इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी नेग्लिजिबल है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर ग्रेविटी होती तो हर एक मास पे नीचे की तरफ एक फोर्स लगा होता हर पार्टिकल पे, उसकी वजह से नीचे डेंसिटी ज्यादा हो जाती और ऊपर डेंसिटी कम रहती। लेकिन क्योंकि इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी नेग्लिजिबल है, इसका मतलब हम ये मान सकते हैं कि हर जगह पे डेंसिटी यहाँ पे सेम रहने वाली है। ठीक है, तो डेंसिटी पूरे कंटेनर में थ्रू आउट सेम रहेगी, ये बात यहाँ से समझ में आती है। तो ये कुछ अजम्पशंस हैं जो हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ने के लिए यूज करने वाले हैं। आप इन्हें आइडियल गैस के लिए अजम्पशन भी कह सकते हैं। ये जो सारी चीजें डिफाइन होती हैं ये आइडियल गैस को डिफाइन करती हैं। ठीक है, अब हाई टेम्परेचर, आपने बात करी थी कि लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर पे कोई भी रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करती है ना। जैसे ऐसा भी लिखा जा सकता है कि हाई टेम्परेचर एंड लो डेंसिटी, हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर और लो डेंसिटी दोनों ही बातें यहाँ पे लिखी जा सकती है। इस पे भी कोई भी रियल गैस एक आइडियल गैस की तरह बिहेव करने वाली है। तो ये हमारे अजम्पशंस हो गए कि किस कंडीशन में किसी एक्चुअल गैस को आइडियल गैस माना जा सकता है। अब हम बात करते हैं कि ये जो आइडियल गैस आपने कंसिडर करी है, इस आइडियल गैस में किसी टेम्परेचर पे कितना प्रेशर होगा उसकी अपने को इक्वेशन चाहिए। तो हमने एक क्यूब मान लिया, यहाँ पे एक वेसल है, ये क्यूबिकल शेप का वेसल है जिसकी जो साइड है वो एल है, सारी साइड यहाँ पे एल एल है तीनों। इसके अंदर अपन एक पार्टिकल को कंसिडर करते हैं, उस एक पार्टिकल की वेलोसिटी जो है वो v1 है। और क्योंकि ये आइडियल गैस का पार्टिकल है, सारे कोलिजन इलास्टिक कोलिजन होने वाले हैं। और जो प्रेशर अंदर डेवलप होता है वो किस वजह से डेवलप होता है? तो ये जब पार्टिकल्स इस वॉल कंटेनर पे जाके टकराते हैं तो इस टकराने की वजह से यहाँ पे प्रेशर अपने को दिखाई देता है। अब इस प्रेशर की अगर बात करें कि कितना होता है तो कैसे इसको कैलकुलेट करें? तो हम जानते हैं भैया कि जब ये यहाँ जाके टकराएगा टकराएगा तो एक फोर्स एक्सर्ट करेगा। अगर वो फोर्स मुझे मिल जाए तो फोर्स बाय एरिया मैं प्रेशर निकाल सकता हूँ, है ना। अब फोर्स मुझे निकालना है परपेंडिकुलर फोर्स, इस एरिया के परपेंडिकुलर कितना फोर्स एक्सर्ट करता है उससे प्रेशर मिलेगा। परपेंडिकुलर मतलब मुझे सिर्फ ये वाली वेलोसिटी से फोर्स चाहिए। अगर मैं इस वॉल पे फोर्स देखता हूं तो मुझे सिर्फ ये वाली वेलोसिटी वाला फोर्स चाहिए। अब फोर्स कैसे निकाल सकते हैं? फोर्स निकालने का तरीका, चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम या रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज द फोर्स, न्यूटन सेकंड लॉ। तो यही सारी बातें हम यहाँ करने वाले हैं। तो हम पहले कुछ अजम्पशंस देख लेते हैं कि जो गैस एनक्लोज्ड है वो एक क्यूबिकल बॉक्स में एनक्लोज्ड है, आइडियल गैस है। अगर यहाँ पे n आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स इस गैस में हैं, n
आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स जो इस गैस में है, ठीक है। और हर एक का मास स्मॉल m है, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, ठीक है। क्योंकि मास जो सारे मॉलिक्यूल्स हैं वो सेम मास के हैं, परफेक्टली इलास्टिक हैं, इसलिए इनके जो आपस में कोलिजन होंगे उससे प्रेशर पे कोई फर्क नहीं आएगा, उसमें सिर्फ वेलोसिटी का इंटरचेंज हो जाएगा। लेकिन जब ये कंटेनर की वॉल के साथ टकराएंगे तो वहां पे प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। अब यही हमें देखना है कि कितना वहां पे प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है। अब मैं मानता हूं कि ये जो एक पार्टिकल के अपन ने बात करी है, ये जो पार्टिकल है ये v1 वेलोसिटी से किसी डायरेक्शन में चल रहा होगा, रैंडम मोशन है, किसी भी डायरेक्शन में v1 वेलोसिटी से चल रहा होगा। इसके मैं तीन कंपोनेंट्स यहाँ पे ले सकता हूँ, एक्स वाई और जेड डायरेक्शन में। तीन कंपोनेंट्स, एक्स, ऊपर की तरफ वाई और आगे की तरफ जेड, ऐसे तीन मैंने कंपोनेंट्स यहाँ पे ले लिए। अब मुझे जो प्रेशर चाहिए वो चाहिए इस वॉल पे। इस वॉल पे जो प्रेशर आएगा वो सिर्फ और सिर्फ वी एक्स वाले कंपोनेंट की वजह से आएगा, क्योंकि वी वाई वाला कंपोनेंट इस वॉल के पैरेलल है और वी जेड वाला कंपोनेंट भी इस वॉल के पैरेलल है। ओनली वी एक्स वाला कंपोनेंट की वजह से इस पे जाके स्ट्राइक करने वाला है। तो हमें यहाँ पे ये सारी चीजें देखनी है। मैं अगर वेलोसिटी को टोटल लिखूं तो मैं लिख सकता हूँ किसी भी वेलोसिटी को वी वन स्क्वायर इक्वल टू उसके कंपोनेंट के हिसाब से वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर। वेलोसिटी को ऐसे लिखा जा सकता है तीनों कंपोनेंट की फॉर्म में। अब चेंज इन मोमेंटम जो यहाँ पे लिखना है वो खाली एक डायरेक्शन के साथ लिखना है। सो चेंज इन मोमेंटम आफ्टर वन कोलिजन विद वॉल, change in momentum of one molecule after one collision with wall। कौन सी वॉल की बात कर रहे हैं अपन? ये वाली, तो उसका नाम भी लिख देते हैं BCHE। इस वॉल के साथ अगर कोलिजन हो रहा है तो चेंज इन मोमेंटम कितना होता है? हम जानते हैं इलास्टिक कोलिजन जब होता है तो यहाँ अगर वॉल है, यहाँ से एक मास v वेलोसिटी के साथ चलता है, टकराने के बाद जब वापस सेम वेलोसिटी से आता है तो हमने बोला था यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम कितना आया था? 2mv के बराबर, ठीक है। mv और माइनस mv, 2mv के बराबर यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम था। तो ऐसे यहाँ अगर चेंज इन मोमेंटम लिखेंगे तो इसको लिख सकते हैं 2mv(x1)। बट फर्स्ट मॉलिक्यूल की बात है, इसका जो कंपोनेंट है वो vx1 है, तो आपने इस तरीके से इसको लिख लिया, चेंज इन मोमेंटम इज 2mv(x1)। अब इसको सेकंड कोलिजन में वापस कितना टाइम लगने वाला है? तो एक बार ये यहाँ कोलिजन हुआ, कोलिजन के बाद इलास्टिक कोलिजन था, ये लौट के वापस पीछे गया, यहाँ टकराया होगा, टकराने के बाद वापस लौट के आया होगा, फिर यहाँ तक पहुंचा होगा। तो जब इसी वॉल पे सेकंड कोलिजन हुआ तो कब हुआ? फर्स्ट कोलिजन में यहाँ से चला, इधर गया, लौट के वापस यहाँ पे आया, तब इसका दूसरा कोलिजन यहाँ पे हुआ होगा। इसका मतलब इसको टोटल टाइम कितना लग गया? तो यहाँ से यहाँ तक वापस आने में इसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी? एल और एल, टोटल 2l डिस्टेंस ट्रेवल करी। कितनी वेलोसिटी के साथ? vx1 वेलोसिटी के साथ। तो टोटल टाइम जो इसको लगा, तो टाइम टेकन बिटवीन द सक्सेसिव इम्पैक्ट्स ऑन द फेस BCHE, कितना टाइम लगा इसको? डिस्टेंस बाय वेलोसिटी, टोटल डिस्टेंस इज 2l, वेलोसिटी इज vx1, दिस इज द टाइम। तो अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम देखा जाए, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ड्यू टू कोलिजन वो कितना आएगा? तो चेंज इन मोमेंटम था 2mvx1, कितना टाइम लग गया इसको? 2l/vx1। तो टोटल रेट ऑफ चेंज आया यहाँ से l, यहाँ बचेगा आपके पास और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आएगा mvx1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय l। दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो यहाँ पे कोलिजन की वजह से हो रहा है। क्लियर? अब सोचो यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल्स थे? ये तो एक मॉलिक्यूल की आपने बात करी, ऐसे n मॉलिक्यूल्स है जो यहाँ पे आके टकरा रहे हैं। क्लियर? तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इसी को आप बोलते हैं फोर्स ड्यू टू वन मॉलिक्यूल। आप इसको ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि एक मॉलिक्यूल का रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है फोर्स ड्यू टू वन मॉलिक्यूल। तो अगर बहुत सारे एन मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं तो फोर्स ड्यू टू एन मॉलिक्यूल्स ऑन सेम फेस BCHE वो कितना हो जाएगा?
तो कोई Vx1 के साथ चल रहा है, कोई Vx2 के साथ चल रहा है, कोई Vx3 के साथ चल रहा है। तो अगर टोटल फोर्स x डायरेक्शन में देखा जाएगा तो लिखा जाएगा mvx1 स्क्वायर बाई एल। जो दूसरा आया हो सकता है उसका कंपोनेंट Vx2 हो, उसके लिए ऐसा। ऐसे जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, n मॉलिक्यूल्स अगर हैं, तो Vxn का स्क्वायर बाई एल, ये सारा वहां पे टोटल फोर्स हो जाएगा। अगर यहाँ से m बाई एल आप कॉमन ले लें तो अंदर क्या बचा आपके पास, Vx1 स्क्वायर प्लस Vx2 स्क्वायर प्लस Vx3 स्क्वायर प्लस Vxn स्क्वायर, ऐसा आपके पास ये टोटल इक्वेशन बन रही है। इसमें ये जो ब्रैकेट में इक्वेशन है, इसे हम कह सकते हैं क्या, दिस इज दी, अगर मैं यहाँ पे n को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को, तो ये बन जाएगा आपके पास m इंटू एन डिवाइडेड बाय l। और जब मैं यहाँ पे n को टोटल डिवाइड करूंगा तो ये बनता है आपके पास मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो मीन स्क्वायर वेलोसिटी का आप ऐसा लिख सकते हैं, दिस इज द मीन ऑफ स्क्वायर वेलोसिटी विच इज vx स्क्वायर। दिस इज द मीन ऑफ स्क्वायर वेलोसिटी। ठीक है, जैसे आप मीन निकालते हैं तो क्या लिखते हैं, v1 प्लस v2 प्लस v3 बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ऐसे अगर स्क्वायर वेलोसिटीज हैं, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस v3 स्क्वायर ऐसा है, तो उसको बोलते हैं मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ये लिखा जाता है इस तरीके से। अब क्योंकि यहाँ पे ये vx जो स्क्वायर है, ये क्या है, मीन स्क्वायर वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन। अब भाई जो मोशन था वो तो रैंडम मोशन था, रैंडम मोशन था, तो जो एक्स में मीन वेलोसिटी है वैसी की वैसी वाई में भी मीन वेलोसिटी मिल जाएगी, और वैसी की वैसी जेड डायरेक्शन में भी मीन वेलोसिटी मिल जाएगी। क्यों ऐसा, क्योंकि हर एक मॉलिक्यूल की मोशन जो है वो रैंडम है। तो अगर बहुत सारे मोशन मॉलिक्यूल्स हैं तो सबके लिए कोई ना कोई कंपोनेंट हर डायरेक्शन में मिल रहा होगा, और अगर एवरेज देखा जाए तो एवरेज हर डायरेक्शन में इनका सेम मिलेगा। और हमने ये भी देखा था कि ये जो v1 स्क्वायर था, यहाँ से आपने देखा था दिस v1 स्क्वायर इज इक्वल टू vx1 स्क्वायर प्लस vx2 स्क्वायर प्लस vz स्क्वायर। तो ये अगर मैं वेलोसिटी की टर्म में लिखूं तो ये भी लिख सकता हूँ कि दिस वेलोसिटी स्क्वायर इज इक्वल टू vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर प्लस vz स्क्वायर। अगर ऐसा है तो यहाँ से आप vx को क्या लिख सकते हैं, दिस vx स्क्वायर इज इक्वल टू v स्क्वायर बाई 3 के बराबर, ये लिखा जा सकता है। क्लियर है। अब क्योंकि प्रेशर जो है, प्रेशर अपने को निकालना है, फोर्स आप अभी तक निकाल चुके हैं। प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स आपने लिख लिया यहाँ पे, फोर्स के लिए लिखी एक्स डायरेक्शन में जो फोर्स था डिवाइडेड बाय एरिया कितना है, एल स्क्वायर। फोर्स की वैल्यू आपने कितनी देखी है अभी यहाँ पे, फोर्स की वैल्यू इज एम एन एल बाई एल इंटू वी एक्स स्क्वायर, दिस इज द फोर्स। तो इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ एम एन बाई एल इंटू वी एक्स स्क्वायर की जगह मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे v स्क्वायर बाई 3 डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा एल क्यूब। ये सारी चीजें होंगी। दिस m इंटू एन, m है एक मॉलिक्यूल का मास, n इज टोटल मॉलिक्यूल्स, तो ये क्या हो गया, टोटल मास ऑफ द गैस, टोटल मास ऑफ द गैस। इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल M से। ठीक है, v स्क्वायर क्या हो गया आपके पास, दिस इज द मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। ये एल क्यूब क्या हो गया, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द गैसेस, जिसको आप कैपिटल V से लिख सकते हैं। तो अब ये पूरी जो इक्वेशन बनती है प्रेशर वाली, उसको भी क्या लिखा जा सकता है, दिस प्रेशर इज इक्वल टू m इंटू एन को लिख दिया कैपिटल M, यहाँ आ गया वॉल्यूम, यहाँ आ गया v स्क्वायर बाई 3। तो व्हाट इज मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम इज डेंसिटी। तो इस प्रेशर को ऐसा भी लिखा जा सकता है, दिस इज 1/3 रो v स्क्वायर। ठीक है, दिस इज द प्रेशर इक्वेशन इन दिस केस। अच्छा, इसको थोड़ा सा और चेंज करते हैं। हम जानते हैं कि आइडियल गैस के लिए इक्वेशन क्या लिखी जा सकती है, पीवी इक्वल टू एनआरटी, है ना। सिंस पीवी इक्वल टू एनआरटी, ये इक्वेशन आइडियल गैस के लिए। अच्छा, एन क्या है, मास बाय मॉलिक्यूलर मास, तो एन को लिखा जा सकता है m बाई m नॉट, दिस इज द एन।
कोई दिक्कत वाली बात नहीं इस पे। अगर मैं इसको यहाँ लिखूं, प्रेशर यहाँ से कैलकुलेट करूं, तो क्या लिख सकता हूँ, एनआरटी बाई वी, एन की जगह डालता हूँ एम बाई एम नॉट, उधर से वी भी डिवाइड हो गया, इधर से आया आर टी। ठीक है, व्हाट इज एम बाई वी, एम बाई वी इज डेंसिटी, तो हो गया रो बाई एम नॉट आर टी। ऐसा ऐसे लिखा जा सकता है। अगर मैं इसको प्रेशर की जगह वहां इस इक्वेशन में पुट करूं, तो क्या लिखूंगा, रो आर टी बाई एम नॉट इज इक्वल टू 1/3 रो वी स्क्वायर, ऐसा लिखा जा सकता है। यहां से आपको जो इक्वेशन मिलती है वो क्या मिल रही है, दिस वी स्क्वायर इज इक्वल टू 3RT बाय एम नॉट, ये इक्वेशन मिली। और यहाँ से आप अगर v कैलकुलेट करना चाहते हैं, जैसे बोलते हैं वी आर एम एस रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, वो आएगा √3RT बाय एम नॉट। ठीक है, दिस इज द वी आर एम एस √3RT बाय एम नॉट। बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ये हमें एज इट इज ध्यान रखनी है। तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या हो गया, जब भी आरएमएस वेलोसिटी देखा जाए तो रूट मीन एंड स्क्वायर ऐसा ही चलता है, इसको पढ़ा जाता है उल्टी डायरेक्शन में। मतलब इसको जब लिखते हैं तो पहले आप वेलोसिटी का स्क्वायर करेंगे, आपने वी स्क्वायर किया, फिर आपने मीन लिया, मीन ले लिया और उसका रूट कर दिया, तो यहाँ से आपको जो वेलोसिटी मिली वो मिली वी आर एम एस। तो आपने यहाँ यही किया, देखिए आपने पहले वी स्क्वायर किया, उसका मीन लिया और फिर उसको रूट में लिखा, तो आपको वी आर एम एस वेलोसिटी यहाँ से मिल गई। This VRM is equal to √3RT by m naught. Important equation है। T is the temperature, m naught is the molecular mass, R is the universal gas constant. तो आप यहाँ से देख पा रहे हैं कि ये किसी एक गैस के लिए टेम्परेचर के रूट पे डिपेंड कर रही है। अगर फिक्स टेम्परेचर है, सेम गैस है, तो ये वेलोसिटी फिक्स रहने वाली है। क्लियर। अच्छा, एम नॉट को और कैसे लिख सकते हैं, मॉलिक्यूलर मास को लिखा जा सकता है √3RT बाय एम नॉट को लिख सकते हैं एक मॉलिक्यूल का मास इनटू टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होते हैं एक मोल में, आवागद्रो नंबर के बराबर Na। तो ये आपके पास आ जाएगा √3kT बाय m, ऐसा भी आप इसको VRMS को लिख सकते हैं। ये k क्या हो गया, दिस k इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, दिस k इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट which is equal to R by Na। ओके, और m क्या है, m इज द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, वो अपने पहले लिखा हुआ है m इज द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। तो ये सारी बातें आपके पास आती हैं आरएमएस वेलोसिटी की टर्म में। इंपॉर्टेंट इक्वेशंस हैं, इनको एज इट इज आपको ध्यान रखना है हमेशा। ठीक, बात करते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ द गैसेस की। हमने थर्मो में ऑलरेडी पढ़ा था कि किसी भी गैस के कोऑर्डिनेट्स कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इसका प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, ये तीन चीजें मिलके किसी भी गैस के कोऑर्डिनेट्स दिखाती हैं। तो अगर इनिशियल स्टेट किसी गैस की अपने को दिखानी है, इनिशियल कंडीशन दिखानी है, तो इनिशियल कंडीशन मान लीजिए है यहाँ पे P1, V1 और T1, दिस इज द इनिशियल कंडीशन। यहाँ से अगर फाइनल कंडीशन तक ये गई, गैस के फाइनल कंडीशन है P2, V2 एंड T2, तो ये जो चेंज हुआ, इस चेंज को करने में किसी न किसी एक डिफाइंड सिचुएशन का, एक प्रोसेस का इसमें रोल रहता है। ये किसी न किसी प्रोसेस को फॉलो करती है। जो आपने थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस पढ़ी थी, वही प्रोसेसेस यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। उन्हीं प्रोसेस की वजह से ये प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर में चेंज आते हैं। तो ये प्रोसेसेस कौन कौन सी हो सकती हैं, इनके पीछे क्या क्या लॉ है, इस बारे में भी बात करने वाले हैं। तो प्रोसेसेस तो हमने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ी थी, कौन कौन सी थी, कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट प्रेशर, एडियाबेटिक प्रोसेसेस, ये सारी प्रोसेस वहां पढ़ी थी। इन्हीं के पीछे जो बेस्ड लॉज हैं वो हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। इसलिए मैंने बोला था कि पहले केटीजी पढ़ते हैं देन थर्मो पढ़ते हैं, क्योंकि लॉज सारे यहाँ पे आते हैं। जो आपने वहां डिग्री ऑफ फ्रीडम यूज किया था वो भी आप यहाँ पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि कौन से लॉ पे बेस्ड ये सारी बातें आती हैं। तो जो गैस लॉज हैं वो क्या है, पहली बात तो किसी भी परमानेंट गैस को एक आइडियल मान के अपन जो एक्सपेरिमेंट करते हैं, उससे जो रिलेशन एस्टेब्लिश करते हैं, वो गैस लॉज कहलाते हैं। ठीक है, तो आइडियल गैस के लिए ही वैलिड है, पहली बात तो वैलिड फॉर आइडियल गैसेस। पहला जो लॉ आता है वो आता है बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ क्या कहता है, तो सीधा सा हिसाब है बॉयल्स लॉ का। According to this law, for a given mass of a gas, the volume of a gas at constant temperature is
इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर। क्या बोला इसने कि इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट, तो बॉयल्स लॉ में क्या बात समझ में आनी चाहिए, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, मतलब कैसा प्रोसेस हो गया ये, आइसोथर्मल प्रोसेस, ये पढ़ चुके हैं हम। क्या हो गया ये, आइसोथर्मल प्रोसेस। तो आइसोथर्मल प्रोसेस के केस में या टेम्परेचर कांस्टेंट के केस में अगर मैं लिखूं पीवी इक्वल टू एनआरटी, तो यहां से मैं एक बात समझ सकते हैं कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी, ये बोला बॉयल्स लॉ। या V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P, आप ऐसा भी लिख सकते हैं, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, या इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है, दिस इज आल्सो इक्वल टू PV इक्वल टू कांस्टेंट। या आपको अगर इक्वेशन इसको सॉल्व करनी है किसी क्वेश्चंस में, तो आप लिखेंगे P इनिशियल V इनिशियल इक्वल टू P फाइनल V फाइनल, ये आप यूज करके उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं अगर कांस्टेंट टेम्परेचर दे रखा है तो। इनके जो ग्राफ बनते हैं वो ग्राफ कैसे कैसे बनते हैं ये भी देख लीजिए। अगर प्रेशर वॉल्यूम आपको दे रखा है, पीवी ग्राफ आपको बनाना है, तो पीवी ग्राफ, क्योंकि पीवी इक्वल टू कांस्टेंट है अपने पास, यहाँ से पीवी इक्वल टू कांस्टेंट, ये जो ग्राफ बनता है एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनता है। ठीक है, हाइपरबोलिक ग्राफ यहाँ पे बनेगा, तो दिस इज अ हाइपरबोला, ये पीवी इक्वल टू कांस्टेंट। क्लियर। दूसरा ग्राफ आपको जो बना रखा है वो पीवी वर्सेस पी और वी, अगर ये ग्राफ है तो कांस्टेंट टेम्परेचर का ऐसा ग्राफ यहाँ पे बन जाएगा, क्योंकि दिस पीवी कैन आल्सो बी रिटन एज एनआरटी। एनआरटी मतलब टेम्परेचर से रिलेटेड ये ग्राफ आपकी बात हो रही है, क्योंकि हम पीवी की जगह क्या लिख सकते हैं, एनआरटी। एन और आर तो कांस्टेंट है, तो बेसिकली टेम्परेचर किस तरीके से प्रेशर और वॉल्यूम के साथ वेरी होगा, यही ग्राफ यहाँ पे पूछा गया है। तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है तो ग्राफ एक कांस्टेंट लाइन ऐसी बन जाएगी। क्लियर, इस टाइप से ग्राफ इसमें बनते हैं। दूसरा जो लॉ आता है वो आता है चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ क्या कहता है, ये कहता है कि फॉर अ गिवन मास ऑफ अ गैस द वॉल्यूम ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर called isobaric process is directly proportional to its absolute temperature। तो सीधी सी बात हो गई, चार्ल्स लॉ की जो बात है वो ये कह रहा है कि इफ कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर इज कांस्टेंट फॉर अ गैस, ठीक है, अगर प्रेशर कांस्टेंट हो गया तो फिर से इक्वेशन पीवी इक्वल टू एनआरटी, प्रेशर कांस्टेंट एन और आर कांस्टेंट, सीधी बात समझ में आ गई, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। या आप इसको ऐसा लिख सकते हैं V बाई टी इज इक्वल टू कांस्टेंट, या अगर इक्वेशन में यूज करनी है तो V इनिशियल बाय टी इनिशियल इज इक्वल टू V फाइनल बाय टी फाइनल, ऐसा आप वहां पे यूज कर सकते हैं। क्लियर है। अगर इसके लिए आप ग्राफ बनाना चाहें तो V वर्सेस T ग्राफ में बनाऊं, तो V प्रोपोर्शनल टू T, मतलब एक डायरेक्ट रिलेशन है, स्ट्रेट लाइन रिलेशन यहाँ पे बनेगा, तो ऐसा एक ग्राफ बनेगा, वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। और दूसरा, अगर V बाई टी का ग्राफ आप बनाना चाहते हैं वॉल्यूम या टेम्परेचर के साथ, तो क्योंकि V बाई टी एक कांस्टेंट है, ये हमेशा एक कांस्टेंट ग्राफ ऐसा बनने वाला है। क्लियर, क्योंकि आप देख पा रहे हैं V बाई टी मतलब क्या हो जाएगा यहाँ से, P बाई एन आर। आप यहाँ से देखिए, अगर इस इक्वेशन से मैं लिखूं V बाई टी, तो क्या लिख सकता हूँ, एन आर बाई पी, तो दिस इज नथिंग बट एन आर बाई पी। और एन और आर तो कांस्टेंट है, मतलब पी की बात यहाँ पे हो रही है, पी कैसे वेरी करेगा वॉल्यूम या टेम्परेचर के साथ, तो पी कांस्टेंट है, ग्राफ कैसा बन जाएगा यहाँ पे, कांस्टेंट लाइन ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, तो ग्राफ्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है इन सारे लॉज के लिए, इन सारे इक्वेशंस के लिए। ये आपको अच्छे से आना चाहिए कि ग्राफ कैसे बन रहे हैं और उन ग्राफ क्या क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, तीसरी बात करते हैं गैल-लुसैक्स लॉ या प्रेशर लॉ। ये क्या कहता है भैया, तो इसमें हो जाएगा कि अगर एक कांस्टेंट वॉल्यूम पे कोई प्रोसेस हो रही है, आइसोकोरिक प्रोसेस जिसे आप कहते हैं, तो आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए या कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के लिए, आइसोकोरिक प्रोसेस अगर है यहाँ पे या कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, तो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। इसका मतलब पीवी इक्वल टू एनआरटी में आप अगर वॉल्यूम को कांस्टेंट कर देंगे तो क्या बचेगा, P इज प्रोपोर्शनल टू T, ये यहाँ पे बच जाएगा। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, दिस P बाई टी इज इक्वल टू कांस्टेंट, या अगर क्वेश्चन में यूज करना है तो P इनिशियल बाय T इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल बाय T फाइनल, ये आप न्यूमेरिकल्स में यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए आप अगर ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ कैसा बनेगा, क्योंकि प्रेशर वॉल्यूम है तो अपन यहाँ पीटी ग्राफ बनाते हैं।
प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ यहाँ बना रहे हैं अपन। तो प्रेशर टेम्परेचर ग्राफ में क्योंकि P बाई टी कॉन्स्टेंट है, P इज प्रोपोर्शनल टू T है, तो ग्राफ बन जाएगा आपका ऐसा सीधा सीधा। और P बाई टी कॉन्स्टेंट है तो P बाई टी का आप अगर ग्राफ बनाते हैं तो बन जाएगा इस तरीके से। क्लियर है बात अच्छे से? नेक्स्ट बात करते हैं अवोगाद्रो लॉ की। ये क्या कहता है? तो बड़ी आसान सी बात ये कहता है, टू गैसेस एट सेम वॉल्यूम, same pressure and same temperature contains equal amount of moles। ठीक है, क्या बोला इसने? अगर दो गैसेस सेम प्रेशर पे हैं, सेम वॉल्यूम पे हैं और सेम टेम्परेचर पे हैं तो उनका नंबर ऑफ मोल्स भी सेम होंगे। तो सीधी सी बात है, पीवी इक्वल टू एनआरटी है, प्रेशर सेम दो गैसेस का, वॉल्यूम सेम, टेम्परेचर सेम, तो N1 और इक्वल टू N2 ये भी यहाँ पे होना ही चाहिए। क्लियर? और ये तब भी पॉसिबल है जब मास ऑफ गैस में भी डिफरेंट, जब दोनों का मास अलग अलग है तब भी नंबर ऑफ मोल्स उनके सेम रहने वाले हैं। और अगर नंबर ऑफ मोल्स सेम है तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि उनमें जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो सेम रहेंगे। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर सेम। क्यों? क्योंकि एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, कितने पार्टिकल्स होते हैं? अवोगाद्रो नंबर के बराबर 6.023 इंटू 10⁻⁻23 पार्टिकल्स। इतने पार्टिकल्स होते हैं वहां पे। सॉरी +23 आएगा, नहीं -23 नहीं, 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। एक मोल में इतने पार्टिकल्स रहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि अगर दो गैसेस के लिए मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स सेम है तो वहां पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी सेम रहने वाले हैं। क्लियर है बात? चलिए अब हम बात करते हैं पीवी डायग्राम का, जो कि सबसे ज्यादा यूज आते हैं अपने पास किसी भी क्वेश्चंस में। तो पीवी डायग्राम कैसे पढ़े जाएं उस बारे में अपना ये पूरा टॉपिक है। तो रीडिंग ऑफ पीवी डायग्राम्स, पहली बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि आप किसी भी आइडियल गैस की कंडीशन में पीवी इक्वल टू एनआरटी यूज कर सकते हैं। तो जो भी आपको कांस्टेंट दे रखा है ना उसके हिसाब से आप यहाँ पे कांस्टेंट डालो और बाकी का रिलेशन देखो। अब जैसे आपको अगर दे रखा है कि प्रेशर कांस्टेंट है इस इक्वेशन में, तो प्रेशर कांस्टेंट मतलब क्या हो गया? वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, और वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है तो वॉल्यूम बढ़ाओगे तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा। अगर ये आपको ग्राफ से देखना है तो प्रेशर और वॉल्यूम का आपको एक ऐसा स्ट्रेट लाइन ग्राफ दे रखा है यहाँ पे ये। अब प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, ये हमें ग्राफ देख के समझ में आता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ है मतलब प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अगर प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम तो यहाँ से और क्या क्या चीजें देखी जा सकती हैं कि स्लोप दे रखा है 45 डिग्री। स्लोप 45 डिग्री है मतलब जितना प्रेशर बढ़ेगा उतना वॉल्यूम बढ़ेगा, तो प्रेशर इक्वल टू वॉल्यूम, ये अपने पास एक इक्वेशन आ गई। क्लियर है? दूसरा जो आपको दे रखा है, ये ऐसा ग्राफ है जिसमें स्ट्रेट लाइन, एक कांस्टेंट स्ट्रेट लाइन बना रखी है और ये कांस्टेंट प्रेशर पे बन रही है। तो ये ग्राफ किसके लिए बन जाएगा? आइसोबारिक प्रोसेस के लिए, क्योंकि किसी भी समय पे या वॉल्यूम बढ़ाने के साथ प्रेशर चेंज नहीं हो रहा, इसलिए एक ऐसी प्रोसेस है, आइसोबारिक प्रोसेस है। तो पीवी ग्राफ पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से समझ में आने चाहिए। ऐसे अगर ये एक प्रोसेस आपके लिए लिखी गई है तो ये कैसी प्रोसेस हो जाएगी? ये हो जाएगी आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक क्यों? क्योंकि ये कांस्टेंट वॉल्यूम पे बनी हुई है, तो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस होती है आइसोकोरिक प्रोसेस, ये बन जाएगा। अच्छा ये अगर प्रोसेस है वीटी ग्राफ है, वीटी ग्राफ में ये कांस्टेंट लाइन बनी हुई है जो कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे बन रही है। कांस्टेंट टेम्परेचर मतलब कैसा? आइसोथर्मल हो जाएगा। क्लियर? तो ये सारी चीजें आप पीवी इक्वल टू एनआरटी से देख सकते हैं कि अगर ये आइसोकोरिक प्रोसेस है मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया इस केस में तो आप सीधा सीधा क्या बोल सकते हैं? पीवी इक्वल टू एनआरटी में वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया तो जो प्रेशर है वो सीधा सीधा टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। प्रेशर इंक्रीज करोगे टेम्परेचर इंक्रीज होगा। या अगर सेकंड केस में देखो कि यहाँ पे आइसोथर्मल प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस के केस में टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो प्रेशर और वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। प्रेशर बढ़ाओगे वॉल्यूम कम हो जाएगा, या वॉल्यूम बढ़ाओगे प्रेशर कम हो जाएगा। ये चीज लिख सकते हैं अपन यहाँ पे। क्लियर है? तो कुल मिला के पीवी इक्वल टू एनआरटी आपके लिए यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है जिससे आप सारे रिलेशंस देखने वाले हैं। अब ये जो आपको ग्राफ दे रखा है, इस ग्राफ में अगर देखें तो ये क्योंकि स्ट्रेट लाइन बन रही है वॉल्यूम और टेम्परेचर में, तो वॉल्यूम और टेम्परेचर मतलब वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, अगर ऐसा है तो वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर कब हो सकता है? जब प्रेशर कांस्टेंट हो जाए। तो ये ग्राफ किसका हो जाएगा? आइसोबारिक के लिए हो जाएगा।
क्लियर है सारी बातें? पीवी इक्वल टू एनआरटी में टी जो होता है वो उस केल्विन में रखा जाता है, तो केल्विन में आप इसको रख सकते हैं इस तरीके से। अच्छा यहाँ पे देखिए, ये जो ग्राफ बता रखा है वी और टी का, ये ग्राफ क्योंकि जीरो से शुरू नहीं हो रहा, जीरो से शुरू नहीं हो रहा मतलब पीवी इक्वल टू एनआरटी में आप देखिए, अगर वॉल्यूम टेम्परेचर बनाते हैं, टेम्परेचर जीरो रखोगे तो वॉल्यूम जीरो होना चाहिए, पर ये ग्राफ क्योंकि जीरो से शुरू नहीं हो रहा तो ये आइसोबारिक आप नहीं कह सकते इसे। आइसोबारिक कब होगा? जब आप टेम्परेचर -273 से शुरू कर रहे हो, तो आप कह सकते हैं कि ये आइसोबारिक टेम्परेचर, आइसोबारिक ग्राफ बन सकता है। यहाँ पे डिग्री सेंटीग्रेड है, डिग्री सेंटीग्रेड में आप -273 जा सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये केल्विन है, 0 केल्विन से पीछे आप ग्राफ नहीं बना सकते। 0 केल्विन इज द मिनिमम टेम्परेचर जो पॉसिबल है, और उस पे अगर ये वॉल्यूम जीरो नहीं है मतलब ये आइसोबारिक प्रोसेस नहीं है। जबकि ये अगर डिग्री सेंटीग्रेड के साथ होता और यहाँ से चल रहा होता तो आप कह पाते कि आइसोबारिक है, क्योंकि ये ग्राफ पीछे से इस तरीके से प्रोपोर्शनल आ रहा है टेम्परेचर के साथ। क्लियर? ये बात हमने पहले भी देखी थी कि अगर प्रेशर एंड वॉल्यूम है, ये अगर एंगल 45 डिग्री है तो ये आप बोलेंगे कि P इक्वल टू V का ग्राफ है। अगर ये ऐसा ग्राफ है तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनता है। ये किस केस में होता है? जब पीवी इक्वल टू कांस्टेंट होता है, विच इज टेम्परेचर इक्वल टू कांस्टेंट। आइसोथर्मल के लिए ग्राफ बन जाएगा। तो सारे ग्राफ्स पढ़ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तभी आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। अब जैसे यहाँ पे आइसोथर्मल के लिए ग्राफ बना रखे हैं अपन ने, तो प्रेशर वॉल्यूम में जो ग्राफ बनेगा आइसोथर्मल की इक्वेशन आप क्या लिखते हैं? पीवी इक्वल टू कांस्टेंट। ये इक्वेशन आप आइसोथर्मल के लिए लिखते हैं, विच इज अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो यहाँ पे जो ग्राफ बना पीवी में वो ऐसा बन गया। अच्छा पीटी बनाओगे, प्रेशर टेम्परेचर ग्राफ, तो क्योंकि आइसोथर्मल है टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए, ग्राफ ऐसा बन जाएगा। या फिर अगर वीटी ग्राफ बनाते हो, कांस्टेंट टेम्परेचर है, ग्राफ ऐसा बन जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अब अगर आइसोबारिक ग्राफ बनाना चाहते हैं, आइसोबारिक मतलब प्रेशर कांस्टेंट, तो कांस्टेंट प्रेशर के लिए ग्राफ बनाओगे तो अगर पीवी ग्राफ है तो कांस्टेंट प्रेशर ऐसा ग्राफ बनेगा। अगर पीटी ग्राफ बनाओगे तब भी कांस्टेंट प्रेशर ऐसा बन जाएगा। और अगर वीटी ग्राफ बनाना चाहते हो तो पीवी इक्वल टू एनआरटी से हम बोल सकते हैं कि आप अगर प्रेशर को कांस्टेंट कर लो तो वी इज प्रोपोर्शनल टू टी है, ग्राफ यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ऐसा बन जाएगा। ठीक है, ऐसे आप अगर आइसोकोरिक बनाना चाहते हैं तो वॉल्यूम कांस्टेंट मतलब पीवी पे ऐसा, वीटी पे इस तरीके से, और अगर पीटी है तो पीटी पे हम बोल सकते हैं कि अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है पीवी इक्वल टू एनआरटी से, वॉल्यूम कांस्टेंट मतलब पी इज प्रोपोर्शनल टू टी, तो यहाँ से बन गया ऐसा ग्राफ। तो ये सारे ग्राफ आप आराम से देख सकते हैं, बस आपको पीवी इक्वल टू एनआरटी ध्यान रहना चाहिए और स्लोप देखना आना चाहिए। अब इन पे बेस्ड क्वेश्चन है, जल्दी से क्वेश्चन करते हैं, देखिए क्या क्या कह रहे हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि एक इक्वेशन, एक ग्राफ आपको दे रखा है, प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ है, यहाँ से यहाँ तक ऐसा ग्राफ चल रहा है, ए से बी, बी से सी तक। आपको यहाँ पे चीजें दे रखी हैं, टेम्परेचर इन दो जगह के आपसे पूछे गए हैं, ये नहीं पता। फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स एट पॉइंट ए बी एंड सी इन टर्म्स ऑफ प्रेशर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर एंड ड्रॉ कर्व। ठीक है, तो टेम्परेचर आपको इन दो जगहों का निकालना है, बी और सी पे। तो कैसे निकाल सकते हैं टेम्परेचर, कैसे निकालें बताइए? क्या हम कर्व देख के बता सकते हैं कि ये कैसा प्रोसेस हो रहा है? अगर वो आइसोबारिक प्रोसेस है तो कांस्टेंट प्रेशर वाले इक्वेशन यूज करें, अगर आइसो कोरिक है, कांस्टेंट वॉल्यूम है, तो वो वाले इक्वेशन यूज करें। तो अगर ए से बी की बात करूं तो ये कैसी प्रोसेस है? कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रही है। कांस्टेंट वॉल्यूम मतलब ए से बी जो है वो आइसोकोरिक प्रोसेस है। आइसोकोरिक मतलब वॉल्यूम इक्वल टू कांस्टेंट। अगर ऐसा है तो बोल सकता हूं मैं यहाँ पे P बाई टी एट ए इज इक्वल टू P बाई टी एट बी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं इस पे। पीवी इक्वल टू एनआरटी में अगर वी कांस्टेंट रखेंगे तो P बाई टी कांस्टेंट मिलता है, वो यहाँ से अपन सारी चीजें निकाल सकते हैं। प्रेशर एट ए इज पी नॉट, टेम्परेचर एट ए इज टी नॉट, प्रेशर एट बी इज टू पी नॉट, और टेम्परेचर एट बी अपने को पता करना है। तो टेम्परेचर एट बी यहाँ से कितना मिल जाएगा? टू टी नॉट के बराबर। तो ये आपके पास मिल गया, दिस आंसर इज टू टी नॉट। ऐसे अगर सी की बात करें तो बी से सी चलते हैं। बी से सी कैसा प्रोसेस है? ये आइसो बारिक प्रोसेस है, कांस्टेंट प्रेशर पे चल रहा है। तो बी से सी इज आइसोबारिक। ओके, क्या लिखेंगे यहाँ पे? आइसोबारिक प्रोसेस, प्रोसेस मतलब प्रेशर कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट मतलब पीवी इक्वल टू एनआरटी में वी इज प्रोपोर्शनल टू टी। ये हो गया, तो लिख सकते हैं वी एट बी इनटू,
या इसको आप लिख सकते हो v बाई टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ऐसा। तो v बाई टी एट b इज इक्वल टू v बाई टी एट c, ये आ जाएगा। वॉल्यूम एट b इज v नॉट, टेम्परेचर एट b अभी आपने कैलकुलेट किया 2t नॉट, इज इक्वल टू वॉल्यूम एट c दे रखा है 2v नॉट, और टेम्परेचर आपको कैलकुलेट करना है यहाँ से ये, तो कितना मिल जाएगा ये, Tc इक्वल टू 4t नॉट, ये आपको टेम्परेचर मिल गया। यहाँ का टेम्परेचर इज 4t नॉट, ये आपका आंसर आ गया। क्लियर है बात? अब एक बार आंसर मिल गया आपको, मान लीजिए ग्राफ पूछा है, पीटी ग्राफ बनाइए या वीटी ग्राफ बनाइए इनका, क्या पूछा है आपको, पीटी ग्राफ बनाओ, पीटी कर, और आपसे पूछा है वीटी कर्व बनाओ, ये दो कर्व आपसे इसमें पूछे गए, ठीक है। पीटी कर्व कैसे बनाओगे, तो पहली प्रोसेस कैसी है, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, दूसरी प्रोसेस कैसी है, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, ऐसा है। तो हम जानते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम, प्रेशर टेम्परेचर पे अगर मुझे कांस्टेंट वॉल्यूम ग्राफ बनाना है, तो मैं जानता हूँ कांस्टेंट वॉल्यूम मतलब P बाई टी इक्वल टू कांस्टेंट, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा ऐसा A से B तक, और टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, पहले टी नॉट था फिर टू टी नॉट हो गया। उसके बाद कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस ऐसा बन जाएगा इसमें, ये आ गया पॉइंट सी आपका, जिसमें टेम्परेचर और बढ़ गया, 4t नॉट हो गया। तो सारी बातें कंप्लीट है, टी नॉट, 2t नॉट और 4t नॉट, इधर प्रेशर था p नॉट, यहाँ प्रेशर दे रखा है आपको 2p नॉट, ये ऐसा ग्राफ बन जाएगा। एरो लगाना इंपॉर्टेंट है, किधर से किधर प्रोसेस जा रही है ये बताता है ये। ऐसे अगर वीटी ग्राफ बनाना है, वॉल्यूम टेम्परेचर ग्राफ बनाना है, तो हम जानते हैं टेम्परेचर तो इंक्रीज हो रहा है ए से बी से सी की तरफ, और वॉल्यूम इनिशियली है कांस्टेंट, है ना, ए से बी के लिए वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो ग्राफ बनेगा ऐसा कांस्टेंट वॉल्यूम पे। फिर टेम्परेचर इंक्रीज हुआ और वॉल्यूम भी इंक्रीज हुआ बी से सी जाते हुए, तो ग्राफ बन जाएगा ऐसा। क्लियर? ये टेम्परेचर था टी नॉट, दिस टेम्परेचर इज 2t नॉट, दिस टेम्परेचर इज 4t नॉट, इनिशियली वॉल्यूम था v नॉट, फाइनली वॉल्यूम हो गया 2v नॉट, ये बन गया। ये पॉइंट ए बी एंड सी ग्राफ चला इस तरीके से, तो आपको ग्राफ का कन्वर्जन भी अब समझ में आ चुका है, ठीक बात है। देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स एट पॉइंट ए बी एंड सी, ए बी और सी पे आपको टेम्परेचर निकालना है इन टर्म्स ऑफ प्रेशर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर एंड ड्रॉ कर्व्स, ठीक है। तो वही चीजें वापस हैं, आप खुद बताइए इस बार, यहाँ पी नॉट वी नॉट और टी नॉट टेम्परेचर दे रखा है, ठीक है। तो बी पे क्या लिखा जा सकता है, टेम्परेचर मुझे निकालना है, मुझे प्रेशर और वॉल्यूम यहाँ पे पता है, तो आप पीवी इक्वल टू एनआरटी भी यूज कर सकते हो सीधा सीधा। क्या लिखोगे, अगर एट बी लिखूं, एट बी पीवी इक्वल टू एनआरटी, अगर ऐसा लिखूं मैं, तो क्या लिखूंगा, बी पे प्रेशर है पी नॉट, वॉल्यूम कितना है 2v नॉट इक्वल टू एन आर, टेम्परेचर इज टीबी, ये है। तो यहाँ से टीबी कितना मिल गया आपको, 2p नॉट वी नॉट बाय एन आर। अब इसको अगर ए से कंपेयर करूं, तो ए पे आप अगर पीवी इक्वल टू एनआरटी लगाते थे एट ए, तो क्या लिखेंगे, पी नॉट वॉल्यूम, पी नॉट वी नॉट इक्वल टू एन आर टी नॉट, यहाँ से टी नॉट कितना मिल रहा है आपको, पी नॉट वी नॉट बाय एन आर। अगर टी नॉट की टर्म में आप यहाँ पे आंसर लिखो तो कितना आएगा, टेम्परेचर एट बी इज 2t नॉट, ठीक है। तो आप चाहें तो इसको ऐसा भी कर सकते थे, क्योंकि ये कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के केस में V इज प्रोपोर्शनल टू T होता है, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ तो टेम्परेचर भी डबल हो जाएगा, ऐसी बात यहाँ पे लिखी गई है। ऐसे अगर B से C चलें, तो B से C एक कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, B टू C इज अ कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। कांस्टेंट वॉल्यूम के केस में प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, और हम देख पा रहे हैं कि जो प्रेशर है वो इंक्रीज हुआ है डबल, यहाँ पी नॉट से 2p नॉट तक गया है, तो टेम्परेचर भी डबल हो जाना चाहिए। इसका मतलब टेम्परेचर एट सी इज 2 टाइम्स टेम्परेचर एट बी, इसका मतलब कितना हो जाएगा 4t नॉट, तो टेम्परेचर एट सी मिल गया आपको 4t नॉट के बराबर, ठीक बात है। अब अगर इसका ग्राफ आपको बनाना है भाई, एक पीटी ग्राफ दूसरा वीटी ग्राफ, तो कैसे कैसे बन जाएंगे, पीटी ग्राफ अगर बनाऊं, तो पहला जो प्रोसेस है वो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, उसके बाद कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, तो पहला कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस देन कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, ऐसा ग्राफ बनेगा। ऐसे अगर वीटी ग्राफ बनाओगे, तो पहला कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है देन कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, ये ऐसा बन जाएगा, टेम्परेचर लगातार इंक्रीज हो रहा है, इस तरीके से ग्राफ बना सकते हैं।
क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं। Find out the values of coordinates at point A, B and C in terms of pressure, volume and temperature and draw curves. वही ABC पे आपको सारी चीजें पूछी गई हैं। A पे आपको दे रखा है P नॉट, V नॉट, T नॉट, ये चीजें गिवन है। ठीक है, तो अगर B पे बात की जाए तो B क्या है, कैसा प्रोसेस है A से B? A से B इज अ कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। कांस्टेंट वॉल्यूम मतलब प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ये कह सकते हैं। यहाँ पे ये 2P नॉट है, ठीक है, और इधर V नॉट। ठीक है, तो ये 2P नॉट के करस्पॉन्डिंग अगर देखें A से B तक, तो A से प्रेशर था P नॉट, B पे प्रेशर हो गया 2P नॉट, प्रेशर इंक्रीज हुआ है ट्वाइस, तो टेम्परेचर भी इंक्रीज होना चाहिए। तो अपन सीधा सीधा लिख सकते हैं टेम्परेचर एट B इज इक्वल टू 2 टाइम्स टेम्परेचर एट A विच इज 2T नॉट। ठीक है, ये मिल जाएगा। ऐसे ही अगर C की बात करें तो C से A कैसा प्रोसेस है ये? C से A इज अ कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। जिधर एरो है वैसे बात करेंगे। कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस मतलब वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। सी पे वॉल्यूम था 2V नॉट, ए पे वॉल्यूम हो गया V नॉट, तो हम लिख सकते हैं अगर वॉल्यूम एट C is twice volume at A, मतलब temperature at C is also twice temperature at A is also equal to TT naught, 2T naught। ठीक है, तो टेम्परेचर एट सी भी मिल गया आपको 2T नॉट। मतलब ये B से C प्रोसेस कैसी हो गई? ये B से C वाली जो प्रोसेस है, इधर भी टेम्परेचर 2T नॉट है, इधर भी 2T नॉट है, ये प्रोसेस हो गई आइसोथर्मल प्रोसेस, कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस हो गई है। ठीक है, तो तीनों प्रोसेस अपने को मिल गई यहाँ पे, आइसोथर्मल प्रोसेस, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, तीनों चीजें पता है। अब अपन यहाँ पे टेम्परेचर तो लिख ही चुके हैं, कोऑर्डिनेट सारे मिल चुके हैं। अब बात करते हैं अपन कोऑर्डिनेट्स कैसे लिख लेंगे। क्लियर है ना बात? बी के लिए कोऑर्डिनेट क्या लिखोगे? वॉल्यूम V नॉट है, प्रेशर 2P नॉट है और टेम्परेचर तुमने निकाला 2T नॉट। ऐसे सी के लिए क्या लिखोगे? 2V नॉट, P नॉट, 2T नॉट। ये इसका कोऑर्डिनेट्स आ गए। अगर ग्राफ बनाने हैं तो पहला PT ग्राफ अगर बनाए, प्रेशर टेम्परेचर, तो ए से बी कैसा है? ऐसे भी कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम कैसा बनता है इसमें, इस तरीके से। उसके बाद कैसा है ये? बी से सी आइसोथर्मल, कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर। उसके बाद कैसा है? कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर। ये इसका ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, ऐसे अगर वी से टी चलो, वीटी ग्राफ बनाते हैं, तो वीटी ग्राफ में पहला ए से बी चलते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम आपने बना दिया। उसके बाद बी से सी कांस्टेंट टेम्परेचर है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, वी नॉट से 2V नॉट, तो ऊपर चला गया कांस्टेंट टेम्परेचर पे। उसके बाद कैसा है ये? कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर बनता है ऐसा, उसमें वॉल्यूम कम हो रहा है, तो ये आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है, तो ग्राफ बन जाएगा ऐसा। क्लियर है सारी बातें अच्छे से? चलिए, तो आई गेस आपको अब सारे क्वेश्चंस क्लियर हैं, कैसे इसमें आपको ग्राफ बनाने हैं, कैसे कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट करने हैं अच्छे से। एरो बताना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात भी आप अभी तक समझ चुके हैं। तो एक क्वेश्चन आपके लिए है, आप इसे खुद सॉल्व करेंगे, आपके लिए होमवर्क है ये। क्या कह रहा है? फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स, और वही ड्रॉ कर, वही क्वेश्चन है। तो क्या क्या चीजें गिवन है? वॉल्यूम और टेम्परेचर ग्राफ आपको दे रखा है, और प्रेशर दे रखा है ए पे P नॉट, प्रेशर एट ए इज P नॉट, ये आपको दे रखा है। तो ए पे तीनों चीजें पता है, P नॉट, V नॉट, T नॉट। उसके करस्पॉन्डिंग बी और सी पे निकालना है। बी कैसा हो गया? कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस हो गया, और बी से सी कैसा हो गया? कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस हो गया। इसके करस्पॉन्डिंग आप कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे, देन पीवी और पीटी कर्व बनाएंगे। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। चलिए, तो आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बात करेंगे इससे रिलेटेड कुछ और टर्म्स की, डिग्री ऑफ फ्रीडम की। तब तक के लिए बाय बाय, पढ़ते रहिए, कोई डाउट है तो पूछिए।